गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 235 है। ये टेस्ट सीरीज़ ARO के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 235 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के बारे में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 140वां, 136वां, 121वां, 125वां? देखिए, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 136 देशों में 125वां है। तो डी है इसका आंसर। देखिए, भारत के प्रदर्शन की बात करें तो 136 देशों में भारत 125वें स्थान पर है, जो इसे विश्व के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक के रूप में प्रदर्शित करता है। भारत नेपाल, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। वर्ष 2022 में यानी पिछले वर्ष भारत 146 देशों में 136वें स्थान पर था। ठीक है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता की बात करें तो फिनलैंड लगातार छठी बार शीर्ष स्थान पर है, और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। इसके बाद आइसलैंड जो है तीसरे स्थान पर। लगातार 6 सालों से फिनलैंड टॉप पर है। और सबसे खराब प्रदर्शनकर्ता देश कौन सा है? अफगानिस्तान, सबसे दुखी देश। ये जितने भी टेस्ट हैं इनकी आप फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वर्तमान में भारत में कार्यात्मक पत्तनों की संख्या कितनी है? जो वर्किंग पोर्ट है इंडिया में वो कितने हैं इस समय? 14, 12, 13, 15? देखिए, जो 13वां है वो निर्माणाधीन है। वर्तमान में जो 12 पोर्ट हैं वो कार्यात्मक है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। भारत में 13 जो है बड़े पत्तन है, 200 छोटे और मध्यम अधिसूचित बंदरगाह हैं या पत्तन है। भारत में वर्तमान में कार्यात्मक पत्तनों की संख्या 12 है। जो 13वां महापत्तन है वो बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में निर्माणाधीन है। क्योंकि छोटे बंदरगाह अगर राज्यवार देखें तो गुजरात में 42 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, गोवा में 5, कर्नाटक में 10, केरल में 17, तमिलनाडु में 15, आंध्र प्रदेश में 12, उड़ीसा में 13, पश्चिम बंगाल में 1 ही है। दमन द्वीप, दादर नगर हवेली 2, लक्षद्वीप 10, पुदुचेरी में 2 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है 23। सर्वाधिक महाराष्ट्र में और उसके बाद गुजरात। तीसरा प्रश्न है हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये सालाना इस तरह से चलता है। सबसे पहले जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और सबसे लास्ट में होता है US। तो फ्रेंच ओपन जो जीता है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है, और नोवाक जोकोविच ने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 23 वाला। किसको हराया? कैस्पर रूड को हराया है। देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। किसको हराकर जीता? कैस्पर रूड को हराकर जीता। और नोवाक जोकोविच का ये 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब था, यानी राफेल नडाल को पीछे कर दिया इन्होंने। एंशियंट हिस्ट्री का ये प्रश्न है काशफ उल महजुब किसने लिखा था? अमीर खुसरो, दरगाह कुली खां, फदरुद्दीन गंज शकर, अबुल हसन अल हुजविरी। काशफ उल महजुब ये लिखा है अबुल हसन अल हुजविरी ने। ये है इसका आंसर। तो इस तरह की भी कुछ अननोन रचनाएं एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। अगर बिल्कुल आपको हवा नहीं लग रही है तो छोड़ दीजिए, 1/3 की माइनस मार्किंग है। देखिए, 1039 ईस्वी में अफगानिस्तान में गजनी के पास स्थित हुजविर के मूल निवासी अबुल हसन अल हुजविरी को तुर्की सेना पर हमला करने हेतु सिंधु नदी पार करने के लिए मजबूर किया गया था। उसी दौरान वह लाहौर में बस गए तथा तसव्वुफ का अर्थ समझाने के लिए फारसी में एक पुस्तक लिखी उन्होंने, जिसका नाम था काशफ उल महजुब, यानी पर्दे का अनावरण। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UN सिक्योरिटी काउंसिल
में कौन सा देश स्थायी मेंबर यानी P5 यानी परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल नहीं है? तो 5 हैं इसमें परमानेंट मेंबर और 10 हैं इसमें गैर परमानेंट यानी अस्थायी सदस्य या गैर अस्थायी सदस्य। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें परमानेंट मेंबर है, रूस इसमें परमानेंट मेंबर है, चीन इसमें परमानेंट मेंबर है, इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन परमानेंट मेंबर है और फ्रांस परमानेंट मेंबर है, लेकिन जापान, भारत ये सब अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो 15 देश है। 15 में से जो 5 है वो स्थायी हैं यानी P5 परमानेंट मेंबर, 10 हैं गैर स्थायी या अस्थायी जो 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। परमानेंट मेंबर कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, जापान नहीं है और भारत अगर जाए तो वो भी नहीं है, अस्थायी है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? वहीं है जहाँ पर FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वर्तमान में उत्तराखंड के देहरादून में, और जो कि देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड की। देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार का सबसे प्राचीन वैज्ञानिक विभाग है और इसका गठन बहुत समय पहले ही हो चुका था, 1767 में अंग्रेजों के काल में, और इसका मुख्यालय है देहरादून में जो वर्तमान में उत्तराखंड में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI भी देहरादून में स्थित है, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में। एंशियंट हिस्ट्री सुलभ सूत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें राजसूय यज्ञ के विषय में विधि विधान का वर्णन है और गुप्त काल के विभिन्न शासकों की प्रशस्ति है। इसमें तत्कालीन समय की कानून व्यवस्था का वर्णन है और इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विभिन्न मापन का विधान है। कौन सा? केवल एक ही सही होगा इसमें, तो फिर 3 होंगे इनकरेक्ट, एक होगा करेक्ट। BCD तीनों के तीनों गलत हैं, केवल एक ही सही है। इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विभिन्न मापन का विधान है सुलभ सूत्र में। सुलभ सूत्र से ही भारत में ज्यामिति और गणित का अध्ययन प्रारंभ होता है। इसके रचयिता कौन है? बोधायन थे। और इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विधि विधान का मापन है, तो ए करेक्ट है, और ये ज्यामिति और गणित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। करंट में जो है वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं? वर्तमान में विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं? 189। देखिए विश्व बैंक के बारे में बात करें तो इसे 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IVRD के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IVRD विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी साझेदारी है, अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रहा है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। मेंबर्स की बात करें तो 189 इसके सदस्य हैं और भारत भी इसका सदस्य है। एक दर्रा सिंथन टॉप दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है, सी है इसका आंसर। देखिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ऑफ बीट पर्यटन गंतव्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार सिंथन टॉप का मार्ग फरवरी 2023 में खोल दिया गया। और सिंथन टॉप एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो अनंतनाग जिले में ब्रेग घाटी तथा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के बीच स्थित है। यह कश्मीर को चिनाब घाटी से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है जो देश के ऊपरी भाग में स्थित है एवं वैश्विक पर्यटन के लिए प्रमुख स्थलों में से एक है। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता काल में तांबे के लिए प्रसिद्ध था? कल या परसों का अपने जो यूपी PCS वाली सीरीज चल रही है हमारी वो देखी होगी तो करेक्ट कर ले जाओगे इस आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान का खेतड़ी। और अभी तक है ये सिंधु घाटी सभ्यता काल में राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध था और अभी तक। क्वेश्चन नंबर 11 पर है अभिलेखों के अध्ययन के लिए शब्द कौन सा है? एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, स्ट्रेटिग्राफी या इनमें से कोई नहीं। अभिलेखों का अध्ययन इसको बोलेंगे एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर ए पुरालेख शास्त्र। अभिलेखों या अभिलेख का अध्ययन को एपिग्राफी यानी पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। ऑप्शन में जो दूसरे थे
सिक्कों और पदकों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्रीय कला या मुद्रा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेटिग्राफी क्या है? भूविज्ञान की एक शाखा है जिसमें चट्टान की परतों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके विवरण के आधार पर दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशता का विचार विकसित किया? पीटर मुंडी, मार्को पोलो, फ्रैंकोइस वर्नियर, सैयद अली रीस। किसके विवरण के आधार पर दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशता का विचार विकसित किया? फ्रैंकोइस वर्नियर। सी है इसका आंसर। देखिए, वर्नियर के विवरण ने 18वीं शताब्दी के बाद से पश्चिमी सिद्धांतकारों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशता के विचार को विकसित करने के लिए इस विवरण का उपयोग किया। प्राच्य निरंकुशता का विचार यानी आइडियाज ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, जिसके अनुसार एशिया में शासकों को अपनी प्रजा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था, जिन्हें अधीनता और गरीबी की स्थिति में रखा गया था। साथ ही सारी भूमि राजा की थी और यहाँ निजी संपत्ति अस्तित्वहीन थी। कुछ समझ में नहीं आता है तो पॉज मार के जो है एक्सप्लेनेशन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है? इस तरह के सवाल भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सीधे सीधे मिनिस्ट्री का नाम पूछेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, किसी में 2 से 3 मिनिस्ट्री होंगी तो स्टेटमेंट बना देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, केवल 1, केवल 2, केवल 3, तीनों, दोनों, तीनों। देखिए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन किया गया। नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह आयोजित होता है? भारत सऊदी अरब, कतर ओमान, ओमान ईरान, भारत ओमान। भारत तो होगा इसमें, तभी ये प्रश्न रखा गया है। तो जहां जहां भारत नहीं है उसको हटा दीजिए। भारत और ओमान के बीच है अल नजाह। अल नजाह भारत और ओमान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास के दौरान संयुक्त शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामरिक अभ्यास, तकनीकी एवं प्रक्रियाओं के समायोजन के अलावा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सैन्य ऑपरेशन, क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यक्रम और शांति हेतु रक्षा संचालन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इस्लामी ग्रंथों में सूफीवाद के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तसव्वुफ, कयामत, तज़किरात, वरकत। तसव्वुफ ए है इसका आंसर। देखिए, सूफीवाद जो है वो 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इसे सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है, इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? तसव्वुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है जिसका अर्थ है ऊन। यह उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं जिसका अर्थ है साफ, और यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जनता के लिए इकट्ठी होती थी। क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है वर्ष, सूची 2 में है वो घटनाएं जो हुई। बम्बई में पहली कताई मिल की स्थापना, मद्रास हार्बर बना, बॉम्बे से ठाणे तक रेलवे लाइन चलाई गई, कॉर्नवालिस कोड अधिनियमित हुआ। 1857, 1881, 1853, 1793। ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। 1793 में कॉर्नवालिस कोड अधिनियमित हुआ। बॉम्बे से ठाणे तक रेलवे लाइन, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है 1853। तो सी का हो गया 3 और डी का हो गया 4। क्या एलिमिनेट हो रहा है? 2 में है। और बॉम्बे में कताई मिल की स्थापना तो पहले ही हो जाएगी 1881 से, 1857 में हो गई है। मद्रास हार्बर बना 1881, तो सारे हो गए। तो 1 2 3 वाला पकड़ लो, कौन सा है? बी हो गया इसका आंसर। यह वर्ष, यह घटनाएं। बम्बई में पहली कताई मिल और बुनाई की स्थापना 1857 में, मद्रास हार्बर का निर्माण 1881, बम्बई से ठाणे तक रेलवे लाइन चलाई गई 1853 में,
कॉर्नवालिस कोड अधिनियमित हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल है 1793। भीमबेटका चित्रकला, भीमबेटका इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में कई बार पूछे गए इससे प्रश्न। कौन सा सही है इनमें से? ये चित्र अधिकांश गुफाओं की दीवारों पर लाल और सफ़ेद रंग के बने हैं। ये गुफा चित्र सबसे पुराने लगभग 10,000 वर्ष पुराने हैं। इसमें गायन, नृत्य, शिकार तथा यहाँ रहने वाले लोगों की सामान्य गतिविधियों जैसे दृश्यों को दर्शाया गया है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। भीमबेटका पेंटिंग से रिलेटेड ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही है कि है कहाँ पर, सीधे सीधे पूछ लेते हैं स्टेट का नाम। तो भीमबेटका की खोज, भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज वीएस वाकणकर द्वारा 1957 में की गई थी। अवस्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और भोपाल के मध्य रायसेन जिले में स्थित है ये। और यह विंध्य पर्वत की तलहटी में भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। देखिए, भीमबेटका के कुछ रॉक शेल्टर में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र हैं। ये सबसे पुराने लगभग 10,000 वर्ष पुराने हैं, तो वो स्टेटमेंट सही हो गया, जो भारतीय मेसोलिथिक के अनुरूप है। ये चित्र अधिकांश गुफाओं की दीवारों पर लाल और सफ़ेद रंग के बने हैं और रॉक कला के इस रूप में कई विषयों को शामिल किया गया है। इसमें गायन, नृत्य, शिकार तथा यहाँ रहने वाले लोगों की अन्य सामान्य गतिविधियों जैसे कि दृश्य को दर्शाया गया था। तीसरा वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तीनों के तीनों सही हो गए। डी है इसका आंसर। और भीमबेटका की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग लगभग 12,000 वर्ष पहले की मानी जाती है। मृदा के अध्ययन को क्या कहोगे? पक्षी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, भूमि विज्ञान? ये तो बोनस पॉइंट होते हैं इस तरह के, अगर ये प्रश्न आ जाए तो। मृदा का अध्ययन पक्षी विज्ञान क्यों कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान क्यों कहलाएगा? जीवाश्म विज्ञान हो सकता है, लेकिन सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूमि विज्ञान, डी। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूमि विज्ञान। वनस्पति विज्ञान पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। जीवाश्म विज्ञान जीवाश्मों यानी फॉसिल के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का अध्ययन है। पक्षी विज्ञान एक शब्द है जिसे प्राणी शास्त्र कहा जाता है, जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। नंबर 19, डैश में अमोनीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। डैश की जगह क्या आएगा? ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र। चलिए एलिमिनेट करें, बताइए क्या आएगा। अब क्या आएगा? फास्फोरस या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन चक्र में अमोनीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, सी। देखिए, अमोनीकरण की बात करें तो 5 चरणों वाला नाइट्रोजन चक्र, जिसमें अमोनीकरण शामिल है, आवश्यक नाइट्रोजन के साथ जीवित तत्वों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अपघटक जो जानवर और पौधों की कोशिकाओं को सरल घटकों में बदल देते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में पोषण तत्वों की मुक्ति अमोनीकरण होने के लिए जरूरी है। अमोनीकरण की बात करें तो अमोनीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक नाइट्रोजन जीवित वस्तुओं में अधिकांश अणुओं को अकार्बनिक अमोनिया यानी NH3 या अमोनियम आयनों में बदल देती है। तो सही उत्तर क्या हो गया? नाइट्रोजन चक्र हो गया। इसको 2 बार पढ़िएगा एक्सप्लेनेशन को। कुछ एडिशनल है, जैसे कि ऑप्शन में था नाइट्रोजन चक्र, तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में और समझ लेते हैं थोड़ा। नाइट्रोजन चक्र पृथ्वी की सजीव और निर्जीव प्रक्रियाओं के माध्यम से नाइट्रोजन परमाणुओं के प्रवाह को नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन नाइट्रोजन चक्र पर ही निर्भर है। और नाइट्रोजन चक्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक ऐसे रूप में बदल देता है जिसके उपयोग से पौधे नए प्रोटीन बनाने के लिए कर सकते हैं, जिसका उपयोग पौधे नए प्रोटीन बनाने के लिए कर सकते हैं। फॉस्फोरस चक्र की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा फॉस्फोरस स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल के माध्यम से गति करता है, फॉस्फोरस चक्र के रूप में जाना जाता है। कार्बन चक्र की बात करें तो कार्बन चक्र बताता है कि पृथ्वी के कई जलाशयों के बीच कार्बन कैसे गति करता है। यह चक्र पृथ्वी के कार्बन संतुलन और स्थिर तापमान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन चक्र की बात करें तो कार्बन और नाइट्रोजन चक्रों के साथ ऑक्सीजन चक्र पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन चक्र एक जैविक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के स्थलमंडल पर ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए वायुमंडल, महासागरों और भूमि के माध्यम से गति करती है। तो सारा इंपॉर्टेंट है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? परिवर्तित सौर विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण।
पृथ्वी का जो वातावरण है यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो मुख्य रूप से मेनली किसके द्वारा गर्म होता है? पहले डिसाइड करना है यहाँ पे कि स्थलीय विकिरण होगा या सौर विकिरण होगा। ठीक है, सौर विकिरण यानी सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, और स्थलीय विकिरण सूर्य से जो किरणें आ रही हैं पहले सरफेस को गर्म कर दिया, फिर जब वो वापस हो रही है अंतरिक्ष में जा रही है ऊष्मा, उससे गर्म हो रहा है। किससे हो रहा है? किसी एक से तो होगा इनमें। ये होता है स्थलीय विकिरण से, वो भी दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से, यानी लंबी तरंग स्थलीय विकिरण से। यह है इसका आंसर। देखिए, पृथ्वी को जो सूर्यताप प्राप्त होता है वो तो होता है लघु तरंगों के रूप में। लंबी या दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडलीय गैसों द्वारा विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित की जाती है और इसी से गर्म होता है। देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंग विकिरण के कारण पृथ्वी गर्म नहीं होती। पृथ्वी गर्म होती है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्रीन हाउस गैसें स्थलीय विकिरण को अवशोषित करती हैं और गर्मी को वायुमंडल में पुनः प्रसारित करती हैं, जिससे यह गर्म रहता है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्य रूप से लंबी तरंग स्थलीय विकिरण या दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। तो विकल्प ए इसका आंसर है। यानी जो रिटर्निंग ऊष्मा जा रही है उससे गर्म होता है, वो अटक जाती है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसें हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ये सब। और विगत कुछ वर्षों में इनका परसेंटेज भी तो बढ़ रहा है ना एटमॉस्फेयर में, तो पृथ्वी का जो तापमान है वो भी बढ़ गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है। जबकि ग्रीन हाउस प्रभाव एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक घटना है। तो ये 20 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, और फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ पेड है 399 में आरओ की। तो ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। यूपी पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए। वो सब्जेक्ट वाइज है, इसलिए किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो।